नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आधारशिला आईएएस की यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक और टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। टॉपिक का नाम है संसद या पार्लियामेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो इसको पार्ट में डिवाइड करके अपन पढ़ेंगे आगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सीधा टॉपिक अपना। संसद, इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, जानते होंगे आप लोग। तो भारतीय संसद का जो विवरण है हमारे संविधान के भाग 5 में मिलता है और आर्टिकल 79 से लेके 122 तक, यानी 79 से लेके 122 आर्टिकल तक संसद के बारे में प्रावधान दिया गया है। आगे, संसद जो है ये 3 तत्वों से मिलकर बनता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये कह सकते हैं संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि भले ही संसद के 3 अंग हैं, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो इन दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक, चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का नाम पहले राज्य परिषद था, इसी प्रकार लोकसभा का नाम जनता का सदन था। ये दोनों नाम जो आए हैं ये कब से प्रचलित हुए? ये 1954 से राज्य परिषद का नाम राज्यसभा रख दिया गया और जनता के सदन का नाम लोकसभा रख दिया गया। ठीक, अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने राष्ट्रपति वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो चूंकि राष्ट्रपति कंप्लीट है संसद में अपना, तो अब आगे अपन बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। चलिए तो सीधे चलते हैं। राज्यसभा जो है इसको उच्च सदन या स्थायी सदन या दूसरा सदन भी कहा जाता है। अब उच्च सदन क्यों कहा जाता है राज्यसभा को? लोकसभा को निम्न सदन कहा जा रहा है और राज्यसभा को उच्च। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बड़ा सिंपल कारण है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी जो योग्यता है, राज्यसभा का सांसद बनने के लिए जो योग्यता कौन सी आयु वाली, वो 30 वर्ष है। यानी कि जो व्यक्ति 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो वही राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, जबकि लोकसभा के लिए ये आयु 25 वर्ष है। अब चूंकि लोकसभा 25 वर्ष, तो ये छोटे हो गए, 30 वर्ष तो ये बड़े हो गए, वरिष्ठ हो गए, थोड़े सीनियर लोग हैं, इसलिए सम्मान देने के लिए इसको उच्च सदन कहा जाता है। स्थायी सदन, क्योंकि ये सदन कभी भी विघटित नहीं होता है। आगे इसको समझ जाएंगे हम लोग जब पढ़ेंगे इसको कि कार्यकाल कितना है, तो आगे पढ़ना ही है तो समझ जाएंगे। अब ये तीसरी चीज़ है दूसरा सदन। दूसरा सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जनता का सदन, यानी कि जनता यानी हम लोग डायरेक्ट वोटिंग राज्यसभा के लिए नहीं करते हैं, केवल लोकसभा के लिए करते हैं। और चूंकि लोकसभा जो है वो जनता का सदन है, इसलिए उसको प्रथम सदन कहा जाता है। और यहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, इसलिए ये दूसरा सदन है। आगे बढ़े, अब देखते हैं राज्यसभा की संरचना। देखिए, तो संविधान में राज्यसभा की जो संरचना निर्धारित की गई थी उसके अंतर्गत राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई 250। ये जो संख्या है ये संविधान द्वारा निर्धारित है और अधिकतम है, यानी इससे अधिक नहीं होंगे। ठीक, इससे कम हो सकते हैं। तो ये 250 सदस्य होंगे जो कहाँ से चुने जाएंगे, जिसमें 12 सदस्य जो हैं ये मनोनीत होते हैं। ठीक, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, और किन क्षेत्रों से किए जाते हैं? तो साहित्य से, कला से, विज्ञान से और समाज सेवा। तो ये भी याद रखिएगा कि ये 4 ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां से ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। और आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ कुछ खिलाड़ी भी तो आ जाते हैं राज्यसभा के सदस्य बन के, है ना? तो वो कहाँ से आएंगे? वो कला से ही आएंगे। इसी प्रकार कोई फिल्म एक्टर जैसे जया भादुड़ी या रेखा जी थी, ऐसे कई लोग थे राज्यसभा के सदस्य, तो वो भी सब कला से आ रहे हैं। तो एक्टिंग वाले भी कला से आ रहे हैं, खेल वाले भी कला से आ रहे हैं। बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। विज्ञान वाला जो वैज्ञानिक कोई आएगा विज्ञान से, साहित्य और समाज सेवा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बचे 238 सदस्य, ये कहाँ से होंगे? इनका होगा निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। ये निर्धारित किया गया था संविधान में। लेकिन वर्तमान में क्या है? देखिए, वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। बाकी 12 सदस्य तो वही हैं मनोनीत। बचेंगे कितने? 233। ये कहाँ से होंगे? निर्वाचित होंगे। कहाँ से? राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से। ठीक, तो 8 जो सदस्य हैं इसके, ये संघ राज्य क्षेत्रों से आएंगे और 225 सदस्य ये आएंगे राज्यों से। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब ये
इन 225 की कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 8 सदस्य कहाँ से आ रहे हैं ये तो अपने को जानना जरूरी है। तो 8 में से 4 जो हैं ये जम्मू कश्मीर से आएंगे, ठीक, 3 दिल्ली से और 1 पुदुचेरी से। अच्छा, इसमें जो यूटी तो और भी हैं हमारे केंद्र शासित राज्य, लेकिन इन 3 केंद्र शासित राज्यों से ही सीटें दी गई हैं, इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं दी गई हैं। इसका कारण ये है कि जिन केंद्र शासित राज्यों में विधानसभा भी कार्य कर रही हैं वहाँ पर ही ये सीट आवंटित की गई है। जैसे दिल्ली आप लोग जानते हैं विधानसभा है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, है तो दिल्ली केंद्र शासित राज्य, लेकिन वहाँ पे विधानसभा भी कार्य कर रही है, इसलिए वहाँ पे इसी प्रकार ये दोनों भी हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। अच्छा, और ये जो सीटों का आवंटन है इन सभी का, ये सब जनसंख्या के अनुपात में है, यानी जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उसको राज्यसभा में सीटें उतनी ज़्यादा मिलेंगी, और मिलनी भी चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर को 4 मिली है, दिल्ली को 3 मिली है। या राज्यों की बात करें अगर, तो मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश को 31 सीटें मिली हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मध्य प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गई संरचना। अब हम लोग, ये मैंने कुछ हेडिंग्स लिख दी हैं, इनमें अपन धीरे धीरे करके एक चीज़ समझते हैं। तो योग्यता, अब इधर ही ऊपर लिखता हूँ, देखिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता, बाकी सारी योग्यता तो वही होती हैं कि भारत का नागरिक हो, दिवालिया या विकृत चित्त ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, तो ये तो सब में कॉमन है, याद रहेगी। खास बात क्या है? खास बात यह है कि 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक, मिनिमम आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष, याद रखिएगा राज्यसभा में। फिर अगली चीज़ निर्वाचन, इनका निर्वाचन में भाग कौन लेता है और निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी है। चलिए, तो अब निर्वाचन भी मैं ऊपर ही कर देता हूँ। इनका निर्वाचन की प्रक्रिया भी वही है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया थी, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। ठीक, यही इनकी निर्वाचन की प्रक्रिया है। और निर्वाचन में भाग कौन लेगा, कौन लोग इनके लिए वोटिंग करते हैं? तो ये वोटिंग करते हैं राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक, यानी जितनी भी राज्य विधानसभाएं हैं, सभी राज्यों की विधानसभाएं, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं। इसके अलावा यहाँ मैंने लिख ही दिया है, ये 3 केंद्र शासित राज्य हैं, यहाँ की विधानसभाएं भी राज्यसभा के लिए वोटिंग करेंगी। ठीक, निर्वाचन में और कुछ इतना ही है। हाँ, एक खास बदलाव किया गया है 2001 में, वर्ष 2001 में जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, जिसमें इन सब के वोटिंग और इन सब के निर्वाचन की रीति तय की गई है, उसमें 2003 में 2 बदलाव किए गए हैं राज्यसभा के निर्वाचन में। एक तो ये 2003 में ये किया गया कि गुप्त के स्थान पर खुला मतदान, यानी राज्यसभा के लिए पहले तो गुप्त मतदान होता था 2003 तक, और 2003 के बाद से अब खुला मतदान हो गया। ठीक, और दूसरी चीज़ ये कि संबंधित, बता देता हूँ वैसे ही, कि अब राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए संबंधित राज्य की मतदाता सूची में पंजीकरण की बाध्यता समाप्त हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले जब कोई व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ता था तो जिस राज्य से वो चुनाव लड़ना चाह रहा है उस राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। अब लेकिन ये बाध्यता समाप्त कर दी गई है। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है एक्स, जो एमपी का है और एमपी की मतदाता सूची में उसका नाम है, लेकिन वो चाहे तो किसी और राज्य से भी वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। ये चीज़ हो गई है 2003 में। ठीक, अब चलिए कार्यकाल। तो कार्यकाल हम लोग पहले ही देखे थे शुरुआत में कि राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है। तो इसमें समझिएगा कि राज्यसभा जो है ये तो स्थायी सदन है, तो कार्यकाल इसका अनंत है क्योंकि कभी विघटित ही नहीं होगी। ठीक, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष है। ठीक,
तो जब मान लीजिए कि 6 वर्ष बाद सब के सब रिटायर हो जाएंगे तो राज्यसभा तो विघटित हो जाएगी? नहीं। कैसे नहीं होगी? क्योंकि इनका कार्यकाल कैसे हो रहा है, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य रिटायर होंगे, सेवानिवृत्त होंगे। तो 1/3 सदस्य अगर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो बाकी तो बच रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? 1/3 ही तो रिटायर्ड हुए, बाकी तो सब बच गए। तो ये चलता आएगा, 1/3 की जगह में फिर नए आ जाएंगे, फिर अगले 2 वर्ष 1/3 और हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार ये अनवरत चलता रहेगा। तो एक चीज़ याद कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो विघटित नहीं होती, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष है। ठीक। अब ऐसा लग रहा होगा कि 1/3 सदस्य जो हैं ये तो हर दूसरे वर्ष निर्धारित सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं, तो जब सेवानिवृत्त हो गया तो 6 वर्ष तो बेचारे रह ही नहीं पाए। ऐसा नहीं है। जब शुरुआत हुई थी यानी कि 1951-52 में जब चुनाव हुए थे तभी ये निर्धारित कर लिया गया था कि भैया ये सदस्य जो हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष ही रहेगा और ये सदस्य जो हैं इनका 4 वर्ष ही रहेगा और बाकी जो बच गए उनका तो 6 वर्ष हो ही जाएगा, क्योंकि पहले 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया गया, फिर 2 वर्ष और यानी कि 4 वर्ष हो गए, तो फिर 1/3 कर दिया गया, बाकी जो बचे उनका 6 वर्ष हो ही गया और अब लगातार चला आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रहे हैं? उसके बाद जो आते गए सबका 6 वर्ष होता जा रहा है, क्योंकि जो पहले 2 वर्ष में जो नियुक्त हुए थे उनका जब 6 वर्ष, उनका जब 4 वर्ष होगा तो जो पहले साल से चले आ रहे हैं उनका 6 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार चलते रहेंगे। तो ये स्थायी सदन है। ठीक। कार्यकाल में और कुछ नहीं है, कार्यकाल में इतना ही है। आगे देखते हैं हम लोग अब शक्तियाँ। तो राज्यसभा की शक्तियाँ तो वैसे हैं, कोई भी विधेयक जो होता है, जो सरकार कानून बनाना चाहती है तो उसको दोनों सदनों से ही पारित होना चाहिए। तो दोनों सदनों से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति जब उसमें हस्ताक्षर कर देंगे तब जाके वो विधेयक अधिनियम बन जाएगा या कानून बन जाएगा। तो इस प्रकार तो इसकी शक्ति है ही कि किसी भी विधेयक को अधिनियम बनाने में या कानून बनाने में इसकी भूमिका बराबर की है, जितनी की लोकसभा की है उतनी इसकी भी है सामान्य शब्दों में। लेकिन कुछ इसकी विशेष शक्तियां भी हैं राज्यसभा की, जो केवल राज्यसभा के ही पास हैं। अब इनकी अगर चर्चा करूंगा तो एक तो हो जाएगा आर्टिकल 249। आर्टिकल 249, देखिए तीनों ही लिख देता हूँ, आर्टिकल 249, आर्टिकल 112 और आर्टिकल 67B। आर्टिकल 249 क्या बोलता है कि राज्यसभा यदि अपने उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 से ऐसा एक 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे जिसके अंतर्गत राज्य सूची के किसी विषय को अगर राष्ट्रीय महत्व का बता दिया जाए तो फिर उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं? बहुमत तो समझ लीजिए, बहुमत यानी विशेष बहुमत है, उनका जो भी है उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 सदस्य अगर बहुमत से पारित कर दें कोई ऐसा विषय, राज्य सूची का विषय, राज्य सूची का विषय मतलब जिसमें कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास है, तो उस ऐसा कोई एक विषय उठाए और उसको ये घोषित कर दे कि भाई ये राष्ट्रीय महत्व का है, तो अब इस पे कानून बनाने की शक्ति राज्य के पास नहीं बल्कि संसद के पास चली जाएगी। ये कहता है आर्टिकल 249। अगला आर्टिकल जो है ये कहता है कोई नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना हो तो ये प्रस्ताव भी राज्यसभा ही पारित करेगी, तभी किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन हो सकता है। ये भी उसी बहुमत से है, यानी कि उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। और तीसरा जो आर्टिकल है आर्टिकल 67B, ये कहता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। अब उपराष्ट्रपति कौन है? जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति यानी राज्यसभा के सभापति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी विशिष्ट शक्तियां हैं। ठीक, अब चलिए अब चलते हैं पदाधिकारी कि राज्यसभा के पदाधिकारी। तो पदाधिकारी कौन? एक सभापति ही हैं। अब ये भी जानते हैं हम लोग कि सभापति जो हैं ये कौन होते हैं? ये देश के उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक, तो इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात ये है कि सभापति जो होंगे जब ये सदन की बैठक या अध्यक्षता करते हैं
तो ये मतदान तभी कर सकते हैं जब सदन में मत बराबर हो गए हों, यानी कि एक कोई प्रस्ताव आया, उसमें आधे सदस्य हाँ में बोल रहे हैं, आधे सदस्य ना में बोल रहे हैं, तो कोई डिसीजन हो ही नहीं पाएगा, आधे आधे बढ़ गए, तब ये अपना मत देंगे। तो यानी कि इनका जो मत होता है सभापति का, इसको बोला जाता है कि निर्णायक मत। निर्णायक मत क्यों? क्योंकि जिसके साइड वो दे देंगे वही पारित हो जाएगा, है ना, बराबर बराबर हो गए तो एक जिसकी तरफ चला गया वही पारित हो जाएगा, इसलिए ये इनका मत जो है ये निर्णायक मत होता है। ठीक, अच्छा हाँ ठीक है, अब चलते हैं सभापति का हटाया जाना। तो सभापति को हटाया कैसा जाएगा? उपराष्ट्रपति में हालांकि हम लोग देख चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ एक बार कि इनको हटाने का प्रस्ताव जो है ये कहाँ पे आएगा? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही आ सकता है, आर्टिकल 67 भी। ठीक, और कैसे लाया जाएगा? कैसे लाया जाएगा? 14 दिनों की पूर्व सूचना पर ही ये लाया जाएगा, और इसको हटाने की प्रक्रिया में राज्यसभा के प्रभावी बहुमत और उसके बाद लोकसभा के साधारण बहुमत से इनको हटा दिया जाएगा। प्रभावी बहुमत का मतलब इंग्लिश में बोला जाता है इसको इफेक्टिव मेजॉरिटी या देन मेजॉरिटी। इसका मतलब यह है कि उस सदन यानी राज्यसभा के जो भी स्थान रिक्त हैं, है ना, उनको हटा के जितना सदस्य बचेंगे, जितनी सीटें बचेंगी, उनका बहुमत हो, इसी को बोला जाता है प्रभावी बहुमत। और अगली चीज़ क्या है? लोकसभा के साधारण बहुमत से इनको हटा दिया जाएगा। अच्छा, जब सभापति को हटाने का प्रस्ताव सदन में आ गया हो, राज्यसभा में प्रस्ताव आ गया यानी कि विचाराधीन हो, तब सभापति अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। ठीक, हालांकि वो सदन में आ सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक, लेकिन अध्यक्षता वो नहीं करेंगे। अच्छा, सदन सभापति, अच्छा उपसभापति भी होते हैं, इनका तो निर्वाचन पता ही है। सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति ही तो सभापति हैं, तो उनकी तो कोई दिक्कत है नहीं। अब उपसभापति किससे चुना जाएगा? तो उपसभापति राज्यसभा के सदस्य ही अपने बीच में से चुनेंगे। जब सभापति अनुपस्थित होगा या किसी कारणवश अध्यक्षता नहीं कर पा रहा है, तब उपसभापति अध्यक्षता करेंगे। मान लीजिए उपसभापति भी नहीं है, वो भी अनुपस्थित हैं, तब सभापति जो होता है वो क्या करता है? 6 सदस्यीय पैनल को चुनता है। 6 सदस्यीय पैनल यानी 6 सदस्य होते हैं जो राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं। उन 6 सदस्यीय पैनल में से कोई एक सदस्य करेगा अध्यक्षता। अब वो कैसे? वो 6 सदस्य रहेंगे, पहला वाला कर लिया, ये भी नहीं आया, दूसरा वाला कर लिया, दूसरा नहीं आया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये कब होगा? अनुपस्थिति पर। लेकिन रिक्ति पे क्या होता है? रिक्ति का मतलब ये है कि मान लीजिए सभापति ने त्यागपत्र दे दिया या सभापति की मृत्यु हो गई, तो फिर उपसभापति करेगा। अब उपसभापति भी नहीं है तो फिर 6 सदस्यीय पैनल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब तो सभापति ही नहीं है, तो उनकी पैनल के कोई वजूद ही नहीं रहेगा। फिर राष्ट्रपति चुनेगा कि कौन व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका टॉपिक। इसमें और कुछ बचा है, सभापति का हटाया जाना, बाकी सारी चीज़ें, इतना ही है इसमें इम्पॉर्टेंट। तो ये था टॉपिक आपका राज्यसभा।